डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज आपका सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट भी आ गया है, तो आपने अपने आगे की तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हम लोग जो भी स्टूडेंट पीसीएम और पीसीबी वाले हैं उनके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम आज लोग देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। और अगर स्ट्रक्चर ऑफ एटम आप अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आगे आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सारी चीज़ें यहीं हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि बार बार आपका हर चैप्टर में उसका एप्लीकेशन आता है। क्लियर है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बच्चों? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो रेडिएशन है जिनको प्रोपगेट होने के लिए या ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। या सिंपली हम लोग ये बोले कि वो सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो रेडिएशन जिनको प्रोपगेट होने की किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट ना हो, वो सारे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आपके पास पहुँच रही है, तो अब मेरी आवाज़ इसलिए आपके पास पहुँच रही है क्योंकि यहाँ पे एयर मीडियम है जो मेरी आवाज़ को आपके पास तक पहुँचा रहा है। क्लियर है। तो मेरी जो आवाज़ है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि इसको प्रोपगेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और जब भी किसी रेडिएशन को प्रोपगेट होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है तो वो मीडियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे। तो लाइट बच्चों आपने देखा होगा कि लाइट को प्रोपगेट होने के लिए, ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है ना। इसलिए लाइट जो होता है आपका वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसको प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर यहाँ से हम लोग लिखना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में तो यहाँ से हम लिख सकते हैं द रेडिएशन which do not need any medium for its propagation क्लियर है। तो वो रेडिएशन जिनको प्रोपगेट होने के लिए मीडियम नहीं चाहिए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लाइट। जो होता है आपका वो क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जिसको प्रोपगेट होने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए लाइट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपगेट होता है या ट्रेवल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जैसे राइट हैंड रूल की अगर बात करें तो राइट हैंड रूल से हम लोग देख सकते हैं ये आपका अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और तीनों आप देख रहे हैं आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपगेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है ना। तो राइट हैंड रूल से हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपने बच्चों देखा होगा कि जब करंट फ्लो होता है किसी वायर से तो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और आपस में ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो बच्चों ये अगर आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ अगर प्रोपगेशन है आपका, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये आपस में क्या होंगे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड।
और ये आपका है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया, क्लियर है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये तीनों ही आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ से आप लोग एक लाइन लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे, द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन are mutually perpendicular to each other, क्लियर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो आपकी बात हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और तीनों ही आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट, जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट होता है तो वेव के फॉर्म में, कैसे प्रोपेगेट होता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। जैसे आपने देखा ना सांप कैसे प्रोपेगेट होता है, सांप कैसे ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में, क्लियर है ना। तो उसी तरह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी है, ये जब प्रोपेगेट होता है किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में प्रोपेगेट करता है, ठीक है। और वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, प्रोपेगेट होता है, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में, क्लियर है ना। और इस वेव जब ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट करता है तो किस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में, और इन वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको जानना है, क्लियर है ना। तो सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो जैसे आपका सांप देखते हैं ना, जैसे सांप आपका क्या करता है, ट्रैवल करता है वेव के फॉर्म में, वैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी जो है वो किस तरह से प्रोपेगेट होता है, वेव के फॉर्म में। और उन वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, और ये जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे इस पर प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे, इसके छोटे छोटे एक दो फॉर्मूलाज भी हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया यहाँ से। तो हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में कि क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, क्लियर है बच्चों। और बहुत ही आसान है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और आसानी से आप लोग समझ भी पाएंगे, क्लियर है। तो अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स की बात हम लोग करें तो वेव की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो वेव की आपकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को बच्चों हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से, क्लियर है। वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। मैंने अभी बताया था आपको कि जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपेगेट होता है तो किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, क्लियर है। और इसका पीक ऑफ द जो कर्व होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो डेप्थ ऑफ द कर्व जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसे हम लोग क्रेस्ट बोलेंगे, और ये आपका क्या होगा, ट्रफ। तो बच्चों वेवलेंथ क्या होता है, तो बहुत ही इजी है, और यहाँ से आप देख सकते हैं वेवलेंथ के दौरान बात करें तो दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेव, क्लियर है। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ से एक लाइन लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ। तो दो कंजिक्यूटिव क्रिस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, क्लियर है। तो ये वेवलेंथ क्लियर हो गया। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो लेंथ ही तो है, और लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और स्मॉल एम से हम लोग मीटर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखो ये वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है काफ़ी छोटी होती है। अब हाथी का आपको वजन मेजर करना है, वेट मेजर करना है, तो क्या हम लोग ग्राम में मेजर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही हैवी वेट है, तो उसको हम मेजर किस में करेंगे, केजी में या टन में मेजर करेंगे, क्लियर है। अब चींटी का वेट मेजर करना है या एटम का वेट मेजर करना है, कोई एटम्स का,
तो उसको हम लोग क्या केजी में मेजर करेंगे? नहीं, क्योंकि एटम्स का मास जो होता है काफ़ी कम होता है, तो उसको हम लोग छोटे यूनिट में मेजर करेंगे। तो ये वेवलेंथ जो होता है आपका, इसकी जो लेंथ होती है काफ़ी स्मॉल होती है। तो जनरली जो इसको हम लोग मेजर करते हैं, किस में मेजर करते हैं? इसको जनरली हम लोग मेजर करते हैं नैनोमीटर, पिकोमीटर या एंगस्ट्रम में मेजर करते हैं। क्लियर है? तो ये यूनिट आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरली वेवलेंथ जो आपको मिलेगा क्वेश्चन में वो इन्हीं यूनिट्स में मिलेगा। वेवलेंथ नैनोमीटर मिलेगा या पिकोमीटर या एंगस्ट्रम, इन सारे यूनिट्स में आपको मिलेगा। क्लियर है? तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर एंड 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर है? तो जनरली आपको वेवलेंथ जो मिलेगा इन तीनों फॉर्म में मिलेगा, या तो एंगस्ट्रम में, नैनोमीटर में, या तो एंगस्ट्रम में, या तो पिकोमीटर। क्लियर है ना? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी लेंथ जो वेवलेंथ की जो वैल्यू होती है काफ़ी छोटी होती है, तो इसीलिए हम लोग इसको हम लोग जनरली इन छोटे स्मॉलर यूनिट्स में हम लोग मेजर करते हैं। क्लियर है ना? जैसे आपका वेट मेजर करना है तो हम लोग ग्राम में करेंगे क्या? नहीं, 50 किलो, 60 किलो, केजी में मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? क्योंकि अगर हैवी वेट है तो उसको बड़े यूनिट्स में मेजर करेंगे। स्मॉल अगर कोई बहुत ही लाइट वेट है तो उसको हम लोग ग्राम में या और भी स्मॉलर यूनिट हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये फर्स्ट आपके वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेवलेंथ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी भी क्या है? ये भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो किसी भी पॉइंट से अगर हम बात करें, इस पॉइंट से कितने नंबर, एक कंप्लीट वेव की बात करें तो ये आपका क्या है? एक कंप्लीट वेव है, और इस पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। तो इस वेव की अगर फैन की हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फैन जो है 1 सेकेंड में कितनी बार रोटेट कर रहा है, वही उस फैन की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर है? तो एक किसी पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव्स पास हो रहे हैं पर सेकेंड, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, passing through a point per second, passing through a point per second, passing through a point per second। क्लियर है? तो पर सेकंड कितने नंबर ऑफ वेव्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक आपका कंप्लीट वेव है और ये कितने नंबर ऑफ वेव्स इस पॉइंट से पास हो रहे हैं, वही वेव की क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ना? तो यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी वेव की? तो यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। क्लियर है? और हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया था, तो इन्होंने अपने नाम पे इसकी यूनिट रख दी हर्ट्ज। क्लियर है? क्योंकि देखते हैं आप लोग कि छोटा सा कोई रोड मुखिया जी बनाते हैं तो क्या करते हैं? अपना नाम लिखवाते हैं। तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, इतनी बड़ी रिसर्च की इन्होंने, तो इसलिए इन्होंने भी क्या किया? अपने नाम पे इन्होंने यूनिट दे दी। क्लियर है ना? जैसे फोर्स की यूनिट हम लोग क्या देखते हैं? न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने फोर्स के बारे में बताया, तो अपने नाम पे उन्होंने यूनिट दे दी। क्लियर है? तो तुम लोग भी कुछ अगर रिसर्च करके अपने नाम वहाँ लगा सकते हो, अगर तुम लोग कुछ नया रिसर्च करते हो तो। क्लियर है ना? तो इसलिए सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज दोनों ही हम लोग यूनिट फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी वेव की। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेलोसिटी ऑफ वेव्स। तो वेलोसिटी ऑफ वेव को हम लोग क्या लिखते हैं? v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और इसकी अगर हम लोग यूनिट लिखनी चाहें तो क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड। और देखो अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की, तो मीटर किसकी यूनिट होती है? वेवलेंथ की। तो हम लोग यहाँ पे मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू मीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा। और सेकेंड इनवर्स अभी बताया था
कि कितने नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड पास हो रहे हैं किसी पॉइंट से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो सेकंड इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यू लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा, v इज इक्वल टू न्यू लेमडा। और अगर हम लोग बात करें इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट, तो लाइट के केस में हम लोग वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू लेमडा। तो ये भी एक फॉर्मूला याद रखना, c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c बाई लेमडा। क्लियर है। तो सिंपल सा छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इस पे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दे रखा है, आसान आसान से सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस हैं, जिसको हम आगे देखेंगे भी। क्लियर है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला छोटा सा निकल के आता है, न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा। तो ये वेव की थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, वेलोसिटी ऑफ वेव्स। नेक्स्ट फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स, वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर न्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेव नंबर क्या होता है, तो वेव नंबर सिंपली अगर हम लोग बात करें तो पर यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव नंबर। तो यहां से एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस। तो पर यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव नंबर। जैसे ये आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपगेट होता है तो किस फॉर्म में प्रोपगेट होता है, वेव के फॉर्म में। और वेव किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, क्रिस्ट और ट्रफ के फॉर्म में। तो पर यूनिट, जैसे पर मीटर में ही हम लोग देखें कि कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, पर मीटर में या पर सेंटीमीटर में कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, वही उस वेव का क्या होगा, वेव नंबर। तो यहाँ से न्यू बार इज इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। और यूनिट क्या हो जाएगी, तो लेमडा की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। तो वेव नंबर समझ में आ गया कि कितने नंबर ऑफ वेव्स है पर यूनिट डिस्टेंस में, पर सेंटीमीटर या पर मीटर कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेव नंबर्स। क्लियर है। तो ये फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट आपका लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है, हम लोग देखते हैं वेव की जो लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है, एम्पलीट्यूड। लास्ट आपके वेव की लास्ट करेक्टरिस्टिक्स है वे एम्पलीट्यूड। और बहुत ही आसान है, इसे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि एम्पलीट्यूड क्या होती है। तो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें, फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है आपके वेव की एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ, इसे हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट और इसे हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो मीन डिस्टेंस से जो क्रेस्ट का हाइट होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। या डेप्थ ऑफ क्रस्ट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मीन डिस्टेंस से एम्पलीट्यूड। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, तो यही आपका क्या होगा, इस वेव्स की एम्पलीट्यूड होगी। क्लियर है। तो एक लाइन हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the height of, it is defined as the height of crust, it is defined as the height of crust and depth of trough, and depth of trough। तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थे आपकी वेव की, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ वेव्स, वेव नंबर एंड आपका एम्पलीट्यूड। क्लियर है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछता है यहाँ पे। एनसीईआरटी में देखेंगे सॉल्व एग्जांपल्स भी इस पे हैं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस हैं और आसानी से आप कर सकते हैं। अगर हम देखो एक चीज़ और बता दूं, जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन में कहीं भी आपसे अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछता है तो सी की वैल्यू आप यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन समझ में आया होगा, इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बारे में समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन।